नमस्कार, मैं राजन मोहन मोंटी, जनमत हरियाणा पे आपका स्वागत करता हूँ। आज मेरे साथ एक शख्सियत है और मेरे हिसाब से आप लोगों को उनका तारुफ देने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर भी एक फ़ॉर्मेलिटी होती है, प्रदीप गिल जी। आज से नहीं, जो कि 2010 में से ही राजनीति में आए, जिला पार्षद बने, युवा जिला अध्यक्ष, युवा प्रदेश अध्यक्ष इनेलो के, जजपा के, हर पार्टी में बहुत साथ रहे। आज ये कांग्रेस में हैं इस वक़्त और सबसे प्रबल दावेदार हैं जींद विधानसभा क्षेत्र से टिकट के लिए। और कहते हैं ना कि भाईचारा, हर बार की बात होती है भाईचारा। भाईचारा इनके साथ है, चाहे वो कोई भी जाति का हो। मैंने चाहे कोई जाट हो चाहे नॉन जाट हो, जैसे कि आज के टाइम में लोगों ने हरियाणा की राजनीति को बांट रखा है, वो प्रदीप गिल जी के साथ नहीं है। तो प्रदीप गिल जी से कुछ खास बात, आगे विजन क्या है उनका, उनके विधानसभा में समस्याएं क्या है। आरोप प्रत्यारोप तो नेता एक दूसरे पे लगाते रहते हैं। तो प्रदीप जी से बात करते हैं कि समस्याएं क्या है और ठीक करने के लिए उनको सही करने के लिए उनका जींद विधानसभा क्षेत्र के लिए विजन क्या है। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनमत हरियाणा के। नमस्कार मंटू भाई, मैं स्वागत करता हूं आपका और जनमत हरियाणा के सभी दर्शकों को भी मैं बधाई देता हूं कि आप ग्राउंड रिपोर्ट जो है देते रहते हैं सभी के। और जैसा कि आपने बोला कि मैं 2010 से नहीं, मैं छात्र जीवन में 1993 में पहली बार सीआर बना जाट कॉलेज जींद से, क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना। तो उसके बाद से मैं छात्र सभा से लेकर के 2000 के मैं युवा हल्का प्रधान रहा। 2000 की सरकार जब चौटाला साहब की हुआ करती थी, उसके बाद प्रदेश सचिव। 2010 में जिला परिषद का चुनाव लड़ने का मौका मिला मेरी धर्मपत्नी को, क्योंकि वार्ड रिजर्व हो गया, तो वहां हमें जिला पार्षद बनने का मौका मिला। उसके बाद मैं पार्टी के साथ खड़ा रहा, तो युवा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी मुझे 2011 आज के ही दिन मिली थी। इत्तेफाक से आप जब बैठे हैं तो 22 मार्च 2021 को 2011 को मैं हरियाणा प्रदेश का युवा का अध्यक्ष बना था। तो प्रदीप जी, ये तो कहते हैं ना कि इतना लंबा राजनीतिक सफर, इतना लंबा, एक क्लास मॉनिटर से लेके छात्र संघ के चुनाव भी, प्रदेश अध्यक्ष भी, युवा प्रदेश अध्यक्ष भी, उसके बाद ये, तो आप तो एक एक गली और एक एक चीज से वाकिफ होंगे अपने विधानसभा क्षेत्र के। देखिए, मेरा दुर्भाग्य ये है कि मैं किसी राजनीतिक घराने से नहीं आता। मेरे दादा परदादा कोई मंत्री एमएलए नहीं रहे। मैं एक मास्टर का बेटा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो जींद की धरा पर आप देखोगे तो यहाँ कुछ पुराने चेहरे ही आपको नजर आएंगे। जो कोई किसी का मंत्री का बेटा को किसी एमएलए का बेटा, वही एक पुराना ढरा चला रहा है। हमारे जैसे नौजवानों को मौका इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि बार बार पार्टियां उन्हीं को ही कहीं ना कहीं आगे ला देती हैं, और जिसकी वजह से हमारे जैसे नौजवान जो धरातल पर मेहनत करते हैं, जैसे मेरे को ही ले लीजिए आप अभी आए, अभी मैं कंडेला गांव से आया हूँ, अभी मैं 21 जा रहा हूँ, उसके बाद मेरा बड़ोदी जो है ना आज प्रोग्राम है। क्योंकि 23 मार्च को हम लोग जो शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं, तो एक दिन पहले बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। मैं आज भी ग्राउंड पे था, मैं उस दिन भी ग्राउंड पे था। हम तो मेहनत करके आगे बढ़ जाए, वो भी क्या कम है। अब एक बात, एक ऐसा सवाल कि आपने कहा कि जो बड़े बड़े नेता हैं वो अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश में दो गुरु हुए हैं, एक गुरु द्रोणाचार्य, एक गुरु चाणक्य, आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य जी ज्यादा पसंद है कि द्रोणाचार्य? ये बड़ा क्विकी सवाल है आपके लिए। देखिए, दोनों आचार्यों का अपना अपना एक जो है ना, जैसे यूएसपी कहते हैं हम लोग, कि द्रोणाचार्य जी की अपनी एक यूएसपी रही है। और आप आचार्य जो आप दूसरा चाणक्य जी हैं, चाणक्य राजनीति के लिए या राज के लिए जो है ना बताने वाले व्यक्ति रहे हैं, कैसे राज किया जाए, चाणक्य नीति क्या है। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने जो सिखाया, और एकलव्य से जो अंगूठा मांगा, तो वो भी एकलव्य ने उन्हें देने का काम किया। हर गुरु की एक अपनी जो है ना गरिमा होती है। गुरुओं पे मैं कोई ऐसी बात तो नहीं बोल सकता, मेरी कोई औकात नहीं कि मैं कोई किसी के लिए कम और किसी के लिए ज्यादा बोलूं। लेकिन हर व्यक्ति का एक अपना तजुर्बा और अनुभव होता है, उन दोनों का अपना अपना एक तजुर्बा और अनुभव रहा। मेरी नजर में राजा का बेटा राजा नहीं बनना चाहिए। ये क्या बात, ये सही है?
आपको क्या लगता है? देखिए, नहीं, मैं इसके लिए दूसरी बात बताता हूँ। राजा का बेटा राजा बनना चाहिए अगर योग्य है तो। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहिए अगर योग्य है तो। मास्टर का बेटा मास्टर बनना चाहिए अगर योग्य है तो। अगर योग्यता नहीं है तो फिर दुर्भाग्य है हमारे जैसे नौजवान मैं भुगत भोगी। हाँ, वो तो अब तो आपको एक-एक आपका गली पता है, आपको एक-एक वार्ड पता है, आपको एक-एक समस्या पता है। कुछ समस्या जो आप किसी पद पे देखो, सरकार एक ऐसी चीज है, विधायक बनते हैं आप, मान लो टिकट मिले ना मिले, आप चुनाव फाइट करते हैं और विधायक बनते हैं, या फिर चलो जो भी है, एक ऐसे पद पे आते हैं कि उन समस्याओं के लिए कुछ कर सकें। तो ऐसी कुछ समस्या जींद के 1976 में मेरा जब जन्म हुआ तो मैं उस दिन भी वही देखता था कि एक छोटी सी बारिश आ जाती थी तो गोडे गोडे पानी चढ़ जाता था। आज भी परिस्थिति सेम है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं विपक्ष में बैठा हूँ, मैं दूसरी पार्टी में हूँ, मैं एक नेता हूँ, नहीं नहीं। मैंने अपने डिब्बों से अपने घरों से पानी निकाला है। आज भी परिस्थितियां जस की तस है। आज इस जींद देखिए, आप हर हल्के में और हर जिले में जाते हैं, जींद को राजनीतिक गढ़ बोलते हैं लोग, जींद को राजनीति कर्म भूमि बोलते हैं लोग। लेकिन जींद का दुर्भाग्य 1966 का सबसे पुराना जिला, जहाँ पानी भी बढ़िया और बाढ़ भी बढ़िया, लेकिन इसको क्या बना दिया, इसको सिर्फ रेलियों की धरती बना दिया। आकर के कह देते हैं हम इसको राजधानी बनाने का काम करेंगे, आकर के बोल देते हैं हम इसका कायाकल्प कर देंगे। लेकिन उसके बाद वो नेता कहाँ है? आज भाई साहब एक बात नोट कर लीजिए, हरियाणा प्रदेश का सेंटर है ये जिला, सबसे पुराना जिला, 7 जिले जब बड़े। आज मेरे घर के बाहर जाकर के देखिए, सेक्टर का मकान है, यहाँ पर भी ब्लॉक की सड़कें बढ़ा रखी। किस प्रकार का सेक्टर है? आज एजुकेशन के नाम पर कोई बड़ा संस्थान नहीं था। अगर मैं तारीफ करूंगा तो फिर वो कहेंगे कि आज आप पक्ष में बोल रहे हैं। अगर हुड्डा साहब ने यूनिवर्सिटी बनाई तो आज हमारी बेटियों को बाहर जाना बंद हो गया, आराम से यहाँ अपने आसपास की बेटियां यहीं पढ़ लेती है। नहीं तो कुरुक्षेत्र से इधर हमारा बच्चा रह ही नहीं सकता था, रोहतक से इधर हमारा बच्चा रह ही नहीं सकता था। आज जो हम दृश्य देखते हैं, आज यहाँ जींद के अंदर एजुकेशन का भट्ठा गोल, वहां यूनिवर्सिटी में परमानेंट टीचर्स, परमानेंट लेक्चरर चाहिए, वो नहीं है। आज डॉक्टर्स नहीं है, मेडिकल है तो। अभी रिसेंट की बताता हूँ, कंडेला का एक मेरा नौजवान साथी छत से गिर गया। मुझे पता चला, मेरा पुराना साथी था, मैं फटाफट पहुंचा। हमने सीटी स्कैन करवा लिया। यहाँ सीटी स्कैन मशीन तो है, रिपोर्ट बन के आएगी कानपुर से। इतने वो बच्चा कैसे किस परिस्थिति में हो, हम इतना टाइम नहीं ले सकते थे। हम लोग तुरंत लेकर के उसे रोहतक पहुंचे, क्योंकि उसके कान से ब्लड आ गया था। हम रिस्क नहीं ले सकते। यानी 1-1.5 घंटे में कानपुर से जो है ना वो रिपोर्ट आएगी। आज हालात ये हैं, बद से बदतर जींद के। ना अच्छा डॉक्टर यहाँ अपनी ट्रांसफर चाहता, ना अच्छा ऑफिसर यहाँ ट्रांसफर चाहता, ना अच्छा कोई लेक्चरर या कोई अच्छा कोई जो है ना वो जो बड़ा ओहदेदार है वो यहाँ ट्रांसफर चाहता, क्योंकि इस जींद की धरा में कोई भी ऐसी विपरीत चीज नहीं आज तक आपने देखी होगी जो हमारे बराबर के अन्य जिलों में पहुंच चुकी है। ये तो बात आपकी बहुत सही है कि जींद में सब आके अपने चौधर का नारा देके, और जींद से ही राजनीति उठती है पूरे हरियाणा की, बस ये देखा गया है। जी। ये पूर्व में भी, चाहे अब की जजपा हो, जजपा की भी रैली जींद थी, ओम प्रकाश चौटाला जी भी सबने जींद में रखते थे, हुड्डा साहब भी जींद में रखते हैं, क्योंकि जींद की धरा ही है। तो आपने प्रदीप जी से, प्रदीप गिल जी की बातें सुनी, समस्याएं सुनी, आपको अगर लगता है कि ये समस्याएं धरातल पे हैं जींद की, और वैसे हमारी तो पड़ताल चलती रहती है, लेकिन आप लोग ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं, तो आप बताना कमेंट्स करके कि प्रदीप गिल जी की बात कितनी तक सही है। ये बड़ा गहन चिंतन का विषय है। अब आपने देखना है, ये जींद की जनता ने देखना है। प्रदीप गिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत का किया, बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा के दर्शकों को भी खासतौर पर होली और जो है फाग की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। आपका चैनल दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया।